तो एनिमे लवर्स एपिसोड 17 में हमने ये देखा कि कैसे ज़ाक एक अकेडमी से बिलॉन्ग करता था, जो कि नीचिको क्लैन द्वारा चलाई जाती थी। और हमें ये दिखता है कि ज़ाक उस अकेडमी में सबसे ज़्यादा टॉप का बच्चा था। और हमें उस अकेडमी का नाम भी पता चलता है, जिसका नाम हेलगार्ड अकेडमी होता है। जो लोग वहाँ पर मौजूद होते हैं, वो सब लोग बच्चों को उन सभी ट्रेसबी से लड़ना सिखाते हैं और उन सब लोगों को हराना सिखाते हैं, जो उनके नीचिको क्लैन के लिए खतरा हो सकता है। और ऐसे ही हमें ज़ाक के बारे में एक बात पता चलती है। ज़ाक खुद को उस पूरे अकेडमी में सबसे ज़्यादा टॉप का बच्चा मानता है और ज़ाक ये समझता है कि उससे ज़्यादा टॉप का बच्चा कोई भी नहीं है, क्योंकि उसने अपने लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करी है। पर लोगों को तो ऐसा लगता है कि ज़ाक एक नोबल होने की वजह से ही वहाँ का टॉप का बच्चा है। पर तभी एक दिन वहाँ पर एक नई लड़की आती है, जिसका नाम हियो होता है। और हमें हियो की ताकतें तुरंत ही पता चल जाती हैं, क्योंकि वो अपने सभी क्लासमेट से सबसे ज़्यादा ताकतवर होती है, ज़ाक से भी। और हमें ये दिखता है कि वो तो ज़ाक को भी बड़ी ही आसानी से एक नॉर्मल से टेस्ट में हरा देती है, जिससे ज़ाक का मानसिक संतुलन बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाता है और वो खुद को और भी ज़्यादा कमज़ोर समझने लगता है। और तभी अचानक से एक दिन उनकी क्लास में एक टेस्ट होता है, जिसमें उसे उन सब वेपन्स में से एक वेपन चुनना होता है, जो कि एक बहुत ही खतरनाक वेपन है। और हमें ये पता चलता है कि ज़ाक ने तो गलती से एक मामूली सी लकड़ी पकड़ ली थी, जो कि गलती से टीचर्स ने वहाँ पर रख दी थी। और उसे ऐसा लग रहा था कि ये लकड़ी एक जादुई हथियार में बदल सकती है, जो कि वहाँ पर मौजूद सभी हथियारों से सबसे ज़्यादा खतरनाक होगा। और हमें ये दिखता है कि ज़ाक तो दरअसल ये सब चीज़ें गोल्डन थ्रोन में बैठने के लिए कर रहा होता है, कि तभी हमें हियो से एक और बात पता चलती है। हियो को ये चीज़ बिल्कुल समझ नहीं आती कि ज़ाक और बाकी सब लोग गोल्डन थ्रोन में बैठना क्यों चाहते हैं और वो लोग उसके बाद क्या करेंगे, उनका असली मकसद क्या है, जिससे ज़ाक और भी ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाता है। और हमें ये दिखता है कि ज़ाक तो अपने वेपन्स वाली हरकतों के चक्कर में बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेस फ़ील करता है और वो सीधा जाकर एक कुएँ में छुप जाता है, कि तभी अचानक से उसकी मुलाकात इंजन से भी होती है, जो कि उसे वहाँ से बाहर निकलने के लिए मोटिवेट करता है और उसे ये बताता है कि कैसे जब तक वो अपने अंदर की कमज़ोरी को अपना नहीं लेता, वो अच्छे से ताकतवर नहीं बन सकता, जिससे आखिरकार ज़ाक खुद को मोटिवेट कर कर वहाँ से बाहर निकल जाता है। और आखिरी में हमें ये दिखता है कि कैसे कीदा ने एक बहुत ही अजीब जगह देखी है, जहाँ पर बहुत सारे लोगों का हाथ कटा हुआ है हथियारों के साथ। और हमने ये भी देखा कि कैसे जैबर ज़ाक को एक जगह पर घसीटता हुआ लेकर जा रहा है। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के एपिसोड के अंदर सीन शुरू होते ही हमें एक बहुत ही अजीब सीन दिखाया जाता है। हमें ये दिखता है कि कैसे जाक और जैबर बहुत ही खतरनाक तरीके से आपस में ही हँस रहे होते हैं और हमें जाक को देखकर ये लग रहा होता है कि उसने तो अपना संतुलन खो दिया है। और तभी जैबर जाक से ये बोलता है। हाँ, चलो तुम्हारे साथ मज़े तो बहुत आए थे, पर अब हमारा आखिरी टाइम आ चुका है। अब मैं तुम्हें ऐसी जगह लेकर जाऊँगा, जहाँ से तुम कभी वापस नहीं आ पाओगे। और हमें ये दिखता है कि ऐसा कहकर जैबर ज़ाक को एक जगह पर घसीट कर लेकर जा रहा होता है। और हमें ये दिखता है कि इन सब चीज़ों से जैबर बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा होता है, कि तभी अचानक से हमें ये दिखता है कि जैबर पर कोई गोली चला देता है, जिससे जैबर बहुत ही ज़्यादा घायल हो जाता है और जैबर को ये समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार उस पर ये गोली किसने चलाई है। वहीं हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पर हमें इंजन दिखता है और हमें दिखता है कि इंजन को भी जैबर पर चलाई गई गोली की आवाज़ आ जाती है। तभी अचानक से हमें ये दिखता है कि इंजन के सामने एक लड़का मौजूद होता है और हमें उसे देखकर ये साफ-साफ पता चल रहा है कि वो लड़का बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ है। और तभी वो लड़का ये बोलने लगता है। यार, मैं कहाँ फँस गया हूँ? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या मुझे इसके साथ झगड़ा करना चाहिए? पर यार, अगर मैंने अभी नहीं करा, तो बाकी सब लोग अपने-अपने टारगेट्स को पूरा कर लेंगे और मैं ही आखिरी बचूँगा। पर नहीं यार, मैं झगड़ा नहीं कर सकता। मुझे कुछ समझ में क्यों नहीं आ रहा है? और तभी हमें ये दिखता है कि इंजन तो उस लड़के की ऐसी घबराहट देखकर उससे उसका नाम पूछता है और आखिरकार हमें उसका नाम पता चल जाता है। उसका नाम फुरेरो होता है और हमें फुरेरो से ये पता चलता है कि कैसे ज़ोरो ने उन सब रेडर्स को एक टास्क दिया है, कि कैसे उन सब रेडर्स को एक-एक मेंबर की ऑफरिंग देनी पड़ेगी। और हमें ये दिखता है कि इंजन फुरेरो की ये सब बातें सुनकर ये समझ नहीं पा रहा होता कि आखिरकार ज़ोरो उनसे चाहता क्या है। कि तभी हमें ये दिखता है कि फुरेरो इंजन से ये बोलता है। मिस्टर मिस्टर, मैं सॉरी हूँ। मुझे ये नहीं पता कि तुम क्या सोच रहे हो, पर मुझे बहुत डर लग रहा है। हमारे बॉस ने हमें ये क्लियरली कहा था कि सबसे पहले मुझे ही अपनी ऑफरिंग देनी पड़ेगी, वरना वो मेरे साथ बहुत ही गलत करेंगे। तो क्या तुम प्लीज़ मुझ पर पहले हाथ उठा सकते हो? जस्ट अ मिनट गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अगर आपको हमारा काम थोड़ा सा भी पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर कमेंट्स में ये ज़रूर बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं। और हाँ गाइस, अगर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं, तो उसका लिंक भी हमने अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो प्लीज़ डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग और हमारी एक छोटी सी एनिमे लवर्स की कम्युनिटी को बढ़ाने में मदद कीजिए। तो बिना किसी देरी के चलते हैं वापस एनिमे के अंदर।
पर हमें तो ये दिखता है कि इंजन तो फ्लोरो की ये सब बातें सुनकर उसे हँसते हुए मना कर देता है कि तभी हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें कुछ टाइम पहले की बात दिखाई जाती है, जहाँ पर हमें नियोर और रियो की फाइट दिखती है। और हमें ये दिखता है कि कैसे रियो नियोर के हमले से घायल एक जगह पर पड़ी होती है और नियोर उसके पास दूसरा हमला करने के लिए आ रही होती है कि तभी हमें ये दिखता है कि रियो नियोर के हमलों से बाल-बाल बचती है और हमें रियो को देखकर ये साफ पता चल रहा है कि वो नियोर के हमलों से थोड़ा घायल हो चुकी है। कि तभी हमें ये दिखता है कि रियो तो नियोर से छुपने लगती है, जिसे देखकर नियोर रियो से काफ़ी गुस्सा होती है और वो उसके पीछे भागने की कोशिश करती है। और हमें ये दिखता है कि कैसे रियो नियोर से छुपने में कामयाब रहती है। और हमें ये दिखता है कि नियोर को ये पता चल गया है कि रियो कुछ ना कुछ तो प्लान बना रही है, कि तभी हमें ये दिखता है कि रियो अचानक से नियोर के ऊपर कूद जाती है और उससे ये बोलती है, मुझे पता था कि तुम्हारे बाल ज़्यादा देर तक ऐसे नहीं रह सकते, अब मैं इन्हें काट डालूँगी। कि तभी अचानक से हमें ये दिखता है कि नियोर तो रियो के हमलों से बाल-बाल बचती है और रियो को ये समझ नहीं आता कि आखिरकार नियोर ने ये कैसे करा? कि तभी अचानक से हमें ये दिखता है कि नियोर तो रियो पर और भी खतरनाक हमला कर देती है, जिससे रियो की हालत सच में बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाती है। तभी नियोर रियो से ये बोलती है, तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हें फिर से अपने बालों को काटने दूँगी? जैसे कोई भी इंसान अपनी चीज़ को मास्टर करता है, वैसे ही मैंने अपने बालों को मास्टर करा है। वैसे मुझे तुम्हारी दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि तुमने ये पता लगा दिया था कि कैसे मैं अपने स्टैटिक करंट को ज़्यादा देर तक नहीं सँभाल सकती हूँ। मेरे पास बस 1 या 2 मिनट की टाइम लिमिट है। पर हमें ये दिखता है कि रियो तो नियोर की ये सब बातें सुनकर ये बोलती है, चलो, अच्छी बात है। आखिरकार मुझे तुम्हारी कमज़ोरी तो पता चल गई। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि शायद तुम्हें कोई कमज़ोरी नहीं थी, पर अब मैं तुम्हें आसानी से हरा सकती हूँ। और हमें ये दिखता है कि नियो रियो की ये सब बातें सुनकर थोड़ा हँसने लगती है, क्योंकि उसे तो यही लग रहा होता है कि रियो उसके सामने ज़्यादा ताकतवर नहीं है। और तभी वापस नियो और रियो की फाइट होने लग जाती है और हमें ये दिखता है कि उन दोनों की बहुत ही ज़बरदस्त फाइट होती है। पर हमें उन दोनों की फाइट के दौरान ये दिखता है कि रियो नियो के मूव्स को देखकर ये समझ जाती है कि नियो दरअसल कहीं और से आई है। और रियो के पूछने के बाद हमें ये दिखता है कि नियो रियो को ये बताती है कि कैसे वो एक सलेया नाम की ट्राइब से आई है, जो कि ऑल वुमेन ट्राइब होती है। और हमें ये पता चलता है कि कैसे सलेया बहुत टाइम पहले ही तबाह हो गई थी और शायद नियोर ही उसकी आखिरी वंशज है। और तभी अचानक से रियो नियोर से ये बोलती है, क्या सलेया? इसके बारे में तो मैंने कभी नहीं सुना। पर चलो कोई ना, अब मैं तुम्हें ये चीज़ दिखाती हूँ कि मुझे क्या आता है। और हमें दिखता है कि रियो तो नियोर को सीधा बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के हैंड टू हैंड कॉम्बैट के लिए चैलेंज करती है। और ऐसे ही हमें ये दिखता है कि कैसे नियोर और रियो की एक बहुत ही तगड़ी फाइट होती है, जिसके अंदर हमें ये साफ-साफ दिख रहा है कि नियो और रियो दोनों ही एक दूसरे के लिए एकदम बराबर का मैच है। और हमें ये दिखता है कि कैसे वो दोनों एक दूसरे को बहुत ही तगड़ा-तगड़ा चैलेंज कर रहे हैं। तभी कुछ देर बाद उनकी लड़ाई थम जाती है और हमें ये साफ-साफ दिख रहा है कि कैसे उन दोनों ने एक दूसरे को बहुत ही खतरनाक-खतरनाक चोटें पहुँचा दी हैं। कि तभी हमें ये दिखता है कि रियो और नियोर में से रियो ज़्यादा घायल लग रही है। और तभी हमें ये दिखता है कि रियो अपने आजू-बाजू के सन्नाटे को देखकर ये बोलती है, अच्छा, तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ चिल्लाऊँगी तो कोई आएगा तो नहीं ना? और नियोर ये बोलती है, कोई आएगा? कोई तुम्हारी आवाज़ तक नहीं सुन पाएगा। मैं तुम्हें एक बहुत ही प्यारी मौत देने वाली हूँ। पर हमें ये दिखता है कि नियोर की बातें खत्म होने से पहले ही रियो अपनी जेब से एक गन निकालकर सीधा नियोर पर हमला कर देती है, जिससे नियोर वहीं गिर जाती है। और कुछ देर बाद हमें दिखता है कि दरअसल रियो ने नियोर के शोल्डर पर गोली मारी है, जिससे नियोर का बहुत ही ज़्यादा खून गिर रहा है। और हमें दिखता है कि नियोर बहुत ही कमज़ोर हालत में रियो से पूछती है कि आखिरकार उसके पास ये गन कहाँ से आई है। जिसके बाद हमें दिखता है कि रियो का तो एकदम व्यवहार बदल जाता है और हमें ये दिखता है कि कैसे हँसती-खेलती रियो एकदम बहुत ही गुस्से में नियोर से बातें करने लगती है और उससे ये बोलती है, अब तो मैं सुनने वाला कोई भी नहीं है। अब अगर मैं इंजन की कही हुई बातों को निभाऊँ या ना निभाऊँ, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और हाँ, तुमने मेरे से बोला ना कि मैं ये गन कहाँ से लेकर आई? ये दरअसल मेरे पुराने बॉस ने मुझे दी है, जिनके लिए मैंने कुछ काम करे थे और अब ये मेरे इंस्ट्रूमेंट के साथ ही रहती है। पर मैं कभी भी अपने इंस्ट्रूमेंट को तुम्हारे खून पर गंदा नहीं होने दूँगी। ये मैंने बहुत कर दिया है। और हमें दिखता है कि नियो रियो की ये सब बातें सुनकर रियो को एक असहसन बुलाने लगती है, जिससे हमें ये पता चलता है कि कैसे रियो क्लीनर गैंग में जुड़ने से पहले एक असहसन थी। और हमें दिखता है कि रियो नियोर को अपना ये सीक्रेट छुपाने को बोलती है और उससे ये बोलती है, ये सिगरेट शायद तुम्हारे साथ ही ख़त्म हो जाता, पर अब मेरा मूड बदल गया है। मैं तुम्हें नहीं मारने वाली। चिंता मत करो, मैंने तुम्हारे कोई भी वाइटल ऑर्गन को चोट नहीं पहुँचाई है।
पर अगर तुम ज़िंदा रहना चाहती हो, तो मुझे अभी बता दो कि मेरे बाकी साथी कहाँ हैं? और तभी हमें दिखता है कि नी और मनी मन ये सोच रही होती है। हाँ, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि ये सब क्लीनर गैंग के लोग अच्छे इंसान हैं, पर मुझे ये बिल्कुल नहीं पता था कि इन लोगों ने भी अपने अंदर इतने सारे राज छुपाए हुए हैं। वहीं कुछ देर बाद हमें दिखता है कि कैसे नियो ने रियो को उनकी लोकेशन बता दी है और हमें ये पता चलता है कि कैसे उस गुफा के अंदर जो पाइप्स है वो सब एक ब्लड वेसल जैसे हैं और वो सब मिलकर एक जगह पर जुड़ते हैं और सभी रेडर्स को ये ऑर्डर दिए गए हैं कि कैसे वो अपने अपने शिकार को सीधा उस वेसल के जरिए उस जगह पर लेकर आए। और वहीं हमें ये दिखता है कि कैसे रियो, रूडो और अपने सारे क्लीनर गैंग के साथ बिताए गए पल याद करने लगती है, जहाँ पर हमें ये दिखता है कि कैसे रियो को रूडो की एक बात बहुत अच्छी लगती है कि कैसे रूडो सब में अच्छाई ढूँढने की कोशिश करता है और हमेशा वो अपने गुस्से को ओवरकम करने में कामयाब रहता है। और ऐसे ही करते हुए कुछ देर बीत जाती है और हमारा सीन वापस शिफ्ट हो जाता है, जो हमें वापस प्रेज़ेंट की तरफ लेकर आता है और हमें वापस जयपुर दिखता है, जिस पर रियो बहुत ही ज़्यादा गोलियाँ चला देती है और हमें ये दिखता है कि रियो ने फिर से जयपुर के वाइटल ऑर्गन्स को छोड़कर उस पर बहुत ही ज़्यादा गोली चला दी है, जिससे जयपुर के बहुत ही ज़्यादा खून आ रहा है और वो ये सब कर ज़ाक को भी देखती है, जो कि बेहोश पड़ा होता है। और हमें दिखता है कि कैसे रियो ज़ाक को उठाकर अपने साथ लेकर जाने लगती है। वहीं हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें वापस रियो और ज़ोरो दिखाए जाते हैं कि तभी अचानक से ज़ोरो के पीछे वही पोर्टल वाली लड़की आ जाती है और हमें दिखता है कि वो पोर्टल वाली लड़की सीधा ज़ोरो को सभी अपडेट्स देती है कि कैसे उनके पूरी गुफा में क्या-क्या चल रहा है। और ज़ोरो ये सब बातें सुनकर रूडो से ये बोलता है। रूडो, मुझे मानना पड़ेगा, तुम क्लीनर्स में दम तो है। मुझे ये नहीं लगा था कि तुम लोग इतने आसानी से हारोगे, पर तुम तो हमें अच्छा खासा चुनौती दे रहे हो यार। चलो, हमें ये सब चीज़ें जल्दी-जल्दी करनी पड़ेंगी। और तभी हमें ये दिखता है कि ज़ोरो के ये सब बोलने के बाद वो लड़की सीधा रूडो को अपने पोर्टल के ज़रिए कहीं और ही भेज देती है और हमें दिखता है कि रूडो की आँखें एक बहुत ही अलग जगह खुलती हैं और हमें दिखता है कि रूडो के सामने वापस ज़ोरो आ जाता है और तभी रूडो ज़ोरो से ये बोलता है। अबे तुम पागल हो क्या? तुम मुझे एक-एक जगह पर लेकर जा रहे हो, ना ही मुझे बता रहे हो कि तुम मुझसे चाहते क्या हो? मुझे अभी बताओ कि मेरे दोस्त लोग कहाँ हैं और तुम मुझसे चाहते क्या हो? और ज़ोरो ये बोलता है। देखो रूडो, मैं तुम्हें बार-बार एक ही चीज़ नहीं बताने वाला। मैंने तुम्हें ये पहले ही बता दिया है कि मुझे स्पेयर को नीचे गिराना है। तो क्या तुम मेरा साथ देना चाहते हो या नहीं? मुझे अभी बता दो। और रूडो ये सब चीज़ें करने से साफ मना कर देता है और तभी हमें दिखता है कि कैसे ज़ोरो रूडो की बेइज़्ज़ती करने लगता है और उसे ये बताता है कि कैसे वो ये जानता था कि रूडो बहुत ही बड़ा कायर था और शायद उसी ने स्पेयर में कुछ ऐसी हरकत करी थी जिससे उसे नीचे गिराना पड़ा। पर तभी हमें ये दिखता है कि दरअसल रूडो और ज़ोरो सभी लोग उसी कमरे में हैं जहाँ पर डियर पहले से मौजूद है और डियर अपने सामने ये सब होता हुआ देखकर बहुत ही ज़्यादा डरी हुई छुपी हुई है कि तभी हमें दिखता है कि ज़ोरो उसी जगह जाता है जहाँ पर बहुत सारे हाथ लटके हुए हैं और हमें दिखता है कि वो जगह तो और भी ज़्यादा चमकने लग गई है कि तभी ज़ोरो रूडो से ये बोलता है। रूडो, गौर से देखो, मैं अभी कुछ ऐसा करने वाला हूँ जो देखकर तुम्हें थोड़ा कंफ्यूजन तो आएगा, पर ये चीज़ करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैंने ये पहले से सोचा हुआ था कि मैं वॉचमैन सीरीज़ पर अपने नए इंस्ट्रूमेंट डालने वाला हूँ। जिसके बाद हमें दिखता है कि ज़ोरो तो ओमो के बूट्स उसी चमकते हुए शेप के अंदर डाल देता है और अचानक से हमें दिखता है कि ओमो के बूट्स को पकड़ने के लिए उस जगह के अंदर से बहुत ही ज़्यादा टेंटिकल जैसी चीज़ें आती हैं जो ओमो के बूट्स को पकड़ लेती हैं और हमें दिखता है कि वो ओमो के बूट्स को अपने अंदर समा रही होती हैं और तभी ज़ोरो ये बोलता है। देखो रोडो, वॉचमैन सीरीज बदलने वाली है। तुम्हारे ग्लव्स, मेरी जैकेट और ये बूट्स साथ में मिलकर हम वॉचमैन सीरीज को बदलने वाले हैं और हमारा एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। सो चलिएगा इस समरी की तरफ। तो एनिमे लवर्स एपिसोड 18 में हमने ये देखा कि कैसे जैबर ज़ाक को हराने के बाद अपने साथ एक जगह लेकर जा रहा था कि तभी अचानक से वहाँ रियो भी आ जाती है, जो कि अपनी गन से जैबर को बहुत ही ज़्यादा घायल कर देती है और वो ज़ाक को बचाने में कामयाब रहती है। वहीं हमें ये भी दिखता है कि कैसे कुछ देर पहले रियो और नियो की एक बहुत ही तगड़ी लड़ाई चल रही थी, जिसमें हमें ये साफ-साफ दिख रहा था कि नियो रियो पर बहुत ही ज़्यादा भारी पड़ रही है। और हमें ये भी दिखता है कि कैसे रियो नियो की कुछ कमजोरियां जानने में कामयाब रहती है, पर वो सब चीज़ें उसके लिए ज़्यादा फायदेमंद नहीं होती क्योंकि नियो और उस पर तब भी बहुत ही ज़्यादा भारी पड़ रही होती है कि तभी अचानक से हमें रियो के बारे में एक राज भी पता चलता है कि कैसे रियो इंजन लोगों के गैंग में आने से पहले एक असैसिन थी और शायद रियो ने इंजन से वादा करा था कि अब वो किसी को भी मारेगी नहीं। तभी उसने नियोर और जैबर को बहुत ही ज़्यादा चोटें पहुंचाने के बाद भी उनके वाइटल ऑर्गन्स को हिट नहीं करा था और हमें ये दिखता है कि कैसे
रियो जैबर को मारकर ज़ाक को बचाने में कामयाब रहती है। वहीं दूसरी तरफ हमें इंजन भी दिखता है, जिसके सामने फुररो नाम का एक रेडर होता है। पर हमें उस रेडर को देखकर ये साफ पता चल रहा है कि वो बहुत ही ज़्यादा घबरा रहा है और वो इंजन से अपने आप पर पहला हमला करने को बोल रहा है। वहीं आखिरी में हमने ये देखा कि कैसे रूडो और ज़ोरो की मुलाकात के बीच में अचानक से वो पोर्टल वाली लड़की आकर ज़ोरो को सभी अपडेट देती है, जिससे हमें ये दिखता है कि ज़ोरो रूडो को उसी जगह पर लेकर जाता है जहाँ पर टियर पहले से मौजूद थी। और आखिरी में हमने देखा कि कैसे शायद ज़ोरो कुछ ना कुछ तो खतरनाक करने वाला है, क्योंकि उसने ओमो के बूट्स और अपने जैकेट और रूडो के ग्लव्स को उस जगह पर कुछ करने की सोची है। और वो ये बताता है कि कैसे अब वो वॉचमैन सीरीज़ को चेंज करने वाला है और वो ये कहकर ओमो के बूट्स उस जगह के अंदर भेज देता है और हमारा एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। सो दैट्स इट गाइस, आशा करता हूँ आपको हमारी ये एनिमे सीरीज़ बेहद पसंद आ रही होगी। अगर हाँ, तो हमारे चैनल हिंदी एनिमे बाय अवी को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक, शेयर और कमेंट्स में ये ज़रूर बताइए कि आपको हमारी ये वीडियोज़ कैसी लग रही हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एनिमे रिकैप में, तब तक के लिए बाय बाय।